निशा श्री और आज हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं ऑनलाइन बातचीत पे और आज हम अब सबसे प्रमुख मुद्दा जो है उसके ऊपर बातचीत करेंगे जो बिहार में अभी सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है वो है बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह और साथ में जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक शशि कुमार जी। आप दोनों का हमारे फर्स्ट लुक बिहार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे कि बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है, नामांकन आज फाइनली भर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट बदला बिल्कुल आखिरी समय में, इन सब का क्या प्रभाव देखने जा रहा है बांकीपुर में? जी, आप मुझसे पूछ रही हैं या सर? शशि जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल जी। देखिए, इसका तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन कोई भी जो होता है वो दो तरह से लड़ा जाता है, एक तो ग्राउंड पर लड़ा जाता है और एक नैरेटिव पर लड़ा जाता है। तो आप यकीन मानिए, आप तो पूरा बिहार का चुनाव देखी होंगी। आज तक कभी आप सुने ही नहीं होंगे कि कभी बीजेपी का उम्मीदवार कभी नॉमिनेशन वापस नहीं लिया होगा आज तक। बिल्कुल। पहली बार किसी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन वापस लिया और वो कैंडिडेट एक समान परिवार से था। और बीजेपी ने जब टिकट दिया था तो पूरा ये बोल रहे थे कि भाई समान परिवार को हम टिकट दिए हैं, अपने कार्यकर्ता को दिए हैं। उसके बाद भी ये अपने पारिवारिक ने वो जो कैंडिडेट जो नॉमिनेशन वापस लिए तो ये बोले कि मेरा पारिवारिक कारण से हम ले रहे हैं वापस। ठीक है, तो लेकिन बीजेपी दावा करती है कि वो पूरा बहुत लेवल पे परीक्षण करती है, बहुत लेवल पे जांच करती है, तब जाकर के किसी को कोई पद देती है। और ये सामान्य कोई बूथ लेवल कार्यकर्ता नहीं थे, ऑलरेडी उपाध्यक्ष थे ये भाजपा के। जी तो हाँ, तो नॉमिनेशन वापस होने के कारण जाहिर सी बात है फिर उसके बाद एक नए कैंडिडेट को वहां पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। और वो जो कैंडिडेट उनको बहुत लोग जानते नहीं है। हालांकि ये जो बांकीपुर सीट है बीजेपी का गढ़ है। जब से बीजेपी का उदय हुआ है बिहार में तब से लगातार बीजेपी जीत रही है। और पिछले 3 चुनाव देखेंगे तो 60% वोट आता है हमेशा। 10 में से 6 लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग सीट है। और इस स्ट्रॉन्ग सीट पर लेकिन प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो चुनाव में कभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट जब वापस लिया तो थोड़ा सा फर्स्ट वार में प्रशांत किशोर आगे चले गए। अब मैंने ये मान लिया नैरेटिव वार में प्रशांत किशोर आगे चले गए, लेकिन क्या जमीन पर उनके पास कार्यकर्ता है या नहीं है? अगर कार्यकर्ता होंगे तभी जीतेंगे, नहीं होंगे तो कैसे जीतेंगे, ये बात है। ठीक है, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से और उनसे जानते हैं कि जिस तरह से आज हमने नामांकन में भीड़ देखी है जन स्वराज पार्टी के साथ और जिस तरह का नैरेटिव चेंज हुआ है और इस दौरान जो कुछ घटनाएं घटी हैं पूरे देश भर में जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हैं, उसमें क्या लगता है कि क्या होगा बांकीपुर चुनाव का नतीजा? क्या माहौल तैयार है? जी देखिए, यह एक उपचुनाव है। उपचुनाव में वास्तव में जो आप बताए हैं कि पूरे देश की नज़र है, पूरे देश की नज़र इस मायने में है कि यह एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन है उनका क्षेत्र है, उन्होंने क्षेत्र को खाली किया है। और इसमें प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। तो प्रशांत किशोर ठीक है, एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में देश में चर्चित व्यक्ति तो हैं ही, और वे खुद पहले चुनाव लड़ा रहे थे, इस बार खुद चुनाव मैदान में है। और एक जो बीजेपी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा कैसी थी है, इसलिए पूरे देश की नज़र तो है। अब रह गया बात जो चुनाव के नैरेटिव की, तो वास्तव में इस तरह से बीजेपी ने उम्मीदवार को पहले उम्मीदवार चयन किया, फिर चयन करके उसको तुरंत वापस करता है। इससे कहीं न कहीं प्रशांत किशोर इस नैरेटिव में अभी आगे चल रहे हैं। अब है ठीक है, जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, नितिन नवीन के पिताजी के समय से ही बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। जिस समय से गठन विधानसभा का हुआ उस समय से बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। लेकिन हमने बड़े बड़े गढ़ को भी दरकता देखा है। तो नैरेटिव पर वास्तव में जैसे शशि जी बताए हैं, और आपको बता दें शशि जी निश्चित रूप से पूरे देश में इस राजनीतिक समीक्षा करते रहते हैं, पूरे देश पर इनकी नजर रहती है, मतलब राजनीति पर जी। उन्होंने ठीक ही कहा कि नैरेटिव और प्रशांत किशोर के पास कार्यकर्ताओं की क्या क्षमता है, तो किस तरह से उन्होंने क्षेत्र में अपना पैठ बना चुका है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप देखे हैं कि किस तरह से पप्पू
पप्पू यादव है जो वहां निर्दलीय जाकर के चुनाव लड़े हैं, जबकि वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुख्य लड़ाई थी। उसके बावजूद भी राजद ने वहां उम्मीदवार दिया, तो एक तरह से निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत गए। तो अभी भी के समय में अगर नैरेटिव जिसके पक्ष में हो, नैरेटिव क्या हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। और मैं यह नहीं मानता हूं कि बीजेपी वहां से चुनाव नहीं हारेगी, और यह मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी चुनाव हार ही जाएगी, लेकिन वहां समीकरण चुनाव में बनते बिगड़ते रहते हैं, स्थिति कुछ भी संभव है। ठीक है, शशि जी आपके पास वापस लौटते हैं। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने अभी बताया कि आपका पूरे देश भर का राजनीतिक विश्लेषण रहता है, बंगाल चुनाव भी अभी आपने जो है वो देखा है हाल में, और आप देखते हैं लोगों का मूड जो है वो ऐन वक्त जो चुनाव का होता है उस वक्त पर अपना असर दिखाता है। जिस तरह की घटनाएं अभी हुई हैं और जो इतिहास दिखाता है उपचुनावों का कि किस तरह से लोगों का रोष होता है, अभी जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें वो प्रेशर नहीं होता है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। ऐसे में आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या क्या चीजें हैं जो बीजेपी के लिए बैकफायर करेंगी या फिर अन्य पार्टियों के लिए बेनिफिशियल होंगी? देखिए, उपचुनाव को बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी है वही जीतेगी। आप जहां भी देखेंगी, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी जब बाई इलेक्शन होता है जो सत्ता में रहती है वही पार्टी जीतती है 90%, 95%। बाकी पूर्व में थोड़ा सा समीकरण थोड़ा सा अलग है। वह उसका कारण क्या है कि देखिए, प्रशांत किशोर के पास कोई बैगेज नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास बैगेज है, क्योंकि पटना में सांसद बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, और प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं, मंत्री भी बीजेपी के हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के पास कोई बैगेज नहीं है। आरजेडी जो है, आरजेडी के पास भी बैगेज है, क्योंकि जब लालू यादव जी सरकार चलाए तो पटना में तो उनका नैरेटिव इतना नहीं चलेगा, क्योंकि भाई लोग जानते हैं सिर्फ 2 कास्ट है जो सिर्फ लालू यादव को वोट सपोर्ट करते हैं, वो जाएंगे और कोई जाएगा नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है कि उसके पास कोई बैगेज ही नहीं है। लोगों अगर लोग ये सोचते हैं भाई इसको जिता दो, एक सीट दे दो, देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अगर ये नैरेटिव अंतिम समय में अगर केवल यही चल गया तो आप मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे और पूरा बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम जाएगा। क्योंकि फिर अगले बार जब चुनाव होगा तो लोग मान लेंगे अगर बीजेपी को हराना है तो प्रशांत को वोट दो, ना कांग्रेस को दो, ना आरजेडी को दो। मतलब यहाँ जो प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इसलिए लड़ रहे हैं कि मेन अपोजिशन पार्टी मैं ही हूँ बिहार का, ये स्थापित करने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब मान के चलिए अगर वो सेकंड पोजीशन पे भी आ जाते हैं तो भी लोग मान लेंगे कि मेन अपोजिशन पार्टी यही है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं एक सवाल बस और आपसे करना चाहूंगी कि क्या ये नैरेटिव जो सेट हो रहा है बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर, इसमें ऐसा लगता है कि किसी तीसरी पार्टी को बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो तीसरी पार्टी है वो तीसरी पार्टी पिछले 20 साल से उस सीट को नहीं जीती है। आरजेडी की जो बात करते हैं पिछले 30 साल से पटना में कौन सी सीट जीती है? वो पटना ग्रामीण की सीटों जीतते हैं, सब फतुहा जीत लेते हैं, बख्तियारपुर जीत लेते हैं, लेकिन पटना की जो कुम्हार है ये सब जो सीट है कहीं जीती ही नहीं है पिछले 20 साल में। जब उनका मतलब जब जदयू और आरजेडी भी जब अलायंस हुआ था तो भी नहीं जीत पाए थे वो लोग। ठीक है, तो सेकेंड ओपिनियन के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते, क्योंकि उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। जैसे आपने कहा कि कोई भी उपचुनाव जो है वो हमेशा सत्ताधारी पार्टी ही जीत पाती है, लेकिन उनके पास कुछ उदाहरण थे जिसमें कि उपचुनाव में पासा पलटता हुआ या नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखा है। उनका सेकेंड ओपिनियन जान लेते हैं आपकी पूरी बातों के ऊपर। जी कहिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार। जी शशि जी ठीक ही कहे हैं। जो उपचुनाव को अक्सर यह माना जाता है कि जिसकी सत्ता है उसी के तरफ जैसे नैरेटिव होता है, लेकिन कई जगह हमने उसे बदलते भी देखा है। शशि जी, जो बोचहां उपचुनाव हुआ था उस बोचहां उपचुनाव में एनडीए की सारी ताकत एनडीए की लग गई, लेकिन वहां जनता विरोध में आ गई थी तो उसको पलट दिया था। वहां से एनडीए उम्मीदवार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। शशि जी, यह भी आपको याद होगा कि 1994 की बात है, जब जिस समय लालू यादव बड़ी पीक पर हुआ करते थे। उस समय वैशाली लोकसभा उपचुनाव हुआ था, जिस समय लवली आनंद बीपीपा से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक प्रतिष्ठित बड़े परिवार की पत्नी थी, मतलब किशोरी सिन्हा जी, उन्हें पराजित किया था। तो इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उपचुनाव में ठीक है जो नैरेटिव है जो अक्सर देखा जाता है जो सरकार के पक्ष में ही हो, लेकिन कभी कभी वह चेंज भी होता है, और चेंज होता है तो उसमें बड़े बदलाव का
संकेत भी देता है। और इसमें निश्चित रूप से प्रशांत किशोर भी अपने जीवन के सबसे प्रतिष्ठित लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसमें आपने ठीक ही कहा कि अगर सेकेंड स्थान भी आते हैं तो लोग यह समझ लेगा कि विरोध में प्रशांत किशोर है, लेकिन सेकेंड का आसार इसलिए बनता दिखता है जब आप बता रहे हैं जो महागठबंधन का वोट माई समीकरण है, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर को वहां भारी पड़ते अगर देख लिया जाएगा, उस स्थिति में निश्चित रूप से मुस्लिम मतदाता प्रशांत किशोर की ओर झुकाव करेंगे और उस महागठबंधन को तिलांजलि देकर के छोड़ देंगे। इस स्थिति में वहां लड़ाई प्रशांत किशोर और जो एनडीए के उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार है उन्हीं के बीच अभी वर्तमान में दिख रही है। ठीक है, चलिए आप एक फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताइए। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जितनी बातें कही, क्या लगता है आपको, क्योंकि ये जो कैंडिडेट चेंज है इसके बाद जो हम पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं वहां बांकीपुर का, तो बहुत तरह की बातें इसमें आ रही हैं, लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क यह है कि बांकीपुर एक ऐसी सीट है जो भाजपा का मजबूत गढ़ है, लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद यहाँ पर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी जीत सकते हैं। अगर किसी भी सीट में अगर 60% वोट लगातार अगर कोई पार्टी आ रही है और वहां एक नया नेता आकर अगर ये परसेप्शन बना देता है कि मैं भी जीत सकता हूं, तो आप मान के चलिए कि फाइट होगा। अच्छा, अंतिम समय में देखना होगा कि कौन जीतेगा, ये क्लियर होगा। ठीक है, मतलब कि ये एक अभी भी आप भी इसको, मतलब इतने बड़े बड़े जगहों का जो आपने चुनाव देखा है उसके बाद आप भी इसको एक टफ फाइट ही मान रहे हैं अभी के परिदृश्य में? हाँ, बीजेपी इस सीट को आज के डेट में जीत रही है, लेकिन अपनी 60% वाली सीट में अगर प्रशांत किशोर को उसको लड़ाई में ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, तो मान के चलिए कि अगर अंतिम समय में मतदाता अगर उनके पक्ष में चले जाएंगे तो भी जीत सकते हैं, कोई भी जीत सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें और ये विश्लेषण हमारे साथ साझा करने के लिए शशि जी और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम दोबारा भी चाहेंगे कि आपसे जुड़े जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, अभी इस चर्चा को यहीं लेते हैं विराम, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।